हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और मैं आज आपको कराऊंगी सारे क्रॉस थीम क्वेश्चंस। पिछले कुछ सालों से हर बार हम देख रहे हैं कि क्रॉस थीम क्वेश्चंस आते हैं। ये क्रॉस थीम क्या है? थीम के बेस पे आपको दो चैप्टर्स के ऊपर कमेंट करने को बोलेंगे कि अगर पॉवर्टी आपका थीम है तो उसके ऊपर आपको दो चैप्टर्स को कमेंट करना है। तो आपको उसमें क्या करना है, एक पैराग्राफ एक चैप्टर को दूसरा पैराग्राफ दूसरे चैप्टर से कंबाइन करके सेम थीम के बेस पे आपको उसको आंसर करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा है, ठीक है। तो 6 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस दो आएंगे और अगर थीम बेस्ड आ गए 12 नंबर पक्के। आज मैं आपको कुछ कराऊंगी जो कॉमनली मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज्यादा आ रही हैं, चाहे वो नेचर की थीम के ऊपर है, चाहे वो टाइगर है या मदरली पेरेंट्स के ऊपर है। तो इन सब बेसिस कुछ थीम्स के ऊपर आ रहे हैं। आई नो कि आप लोगों को मैंने हर चैप्टर की थीम कराई है, आप उसमें से बना सकते हैं आंसर। थीम्स अगर हम निकालेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे चैप्टर को तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। फिर भी मैं चाहती थी कि आपको एक बना बनाया एक पैटर्न दे दूं जिसमें आप सारे क्रॉस थीम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा क्रॉस थीम क्वेश्चन। पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत मिल रहा है, चाहे वो प्री बोर्ड्स में हो मेरे स्टूडेंट्स के या सैम्पल पेपर्स में हो, बट दिस इज देयर। राइट नाउ क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ भोली एंड रिचर्ड एब्राइट। अब भोली और रिचर्ड एब्राइट के पेरेंट्स में आपको कॉन्ट्रास्ट देखना है, हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रंस लाइव्स। ठीक है, उनका इम्पैक्ट उनकी बच्चों के लाइफ पे क्या आ रहा है वो देखने को वो बताना है आपको। अच्छा, इसमें आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है सीगल्स मदर, उसके बारे में भी आ रहा है, ठीक है। सीगल और भोली की मदर के बारे में आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, ठीक है। नाउ भोलीज पेरेंट्स स्पेशली हर फादर। अब हमने भोली के लिए ले लिया कि जो भोली के पेरेंट्स हैं, स्पेशली जो उसके फादर हैं रामलाल, he exhibits a neglectful and indifferent attitude towards her. Now she was not given the same care and affection as her siblings due to her physical scars and speech impairment. क्योंकि उसके फेस पे स्कार्स हैं, दाग धब्बे हैं, प्लस वो बोल भी नहीं ठीक से पाती है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं। नाउ दे कंसिडर्ड हर अ बर्डन एंड नेवर एनकरेज हर एजुकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस. Now their mindset reflected societal norms whose girls were valued only for marriage, evident when they arranged her marriage to an older, greedy man without considering her feelings. उसकी फीलिंग्स को कंसिडर किए बिना ही एक बहुत ही ज्यादा एज वाले ओल्डर इंसान के साथ उसकी मैरिज को उन्होंने फिक्स कर दिया था। तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ भोली के पेरेंट्स के ऊपर है। Next comes, despite her parents' apathy, Bholi's education empowered her to stand up for herself. सिर्फ ये भोली की एजुकेशन ही थी जिसकी वजह से उसके अंदर इतना करेज आ पाया कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाए। रिजेक्टिंग द अनजस्ट मैरिज प्रपोजल, क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं था मैरिज प्रपोजल, एंड चूजिंग डिग्निटी ओवर सोसाइटल प्रेशर्स। सोसाइटल के प्रेशर्स के, सोसाइटी के प्रेशर्स के अबव, उसके ऊपर उठ के उसने अपने लिए डिसीजन लिया। दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ में Richard Ebright's mother played a crucial role in shaping his curiosity and intellectual growth. वो उसके लिए बुक्स लाती थी, उसको सपोर्ट करती थी, उसके प्रोजेक्ट्स के लिए उसको यहाँ वहाँ लेकर जाना, ठीक है, which was totally in opposite to the Bholi's parents. She provided him with books, scientific challenges, and opportunities to explore his interests, especially in science. Now, unlike Bholi's parents, she motivated him to participate in science fairs, fostering his love for research and discovery. Now, her unwavering support led Ebright to become a renowned scientist. उसी के सपोर्ट, पेरेंट्स मदर की सपोर्ट की वजह से ही था कि वो एक साइंटिस्ट बन पाया, proving the importance of nurturing a child's potential. ये इंपॉर्टेंस रखना कि एक बच्चे के पोटेंशियल कितना इंपॉर्टेंट है। द स्टार्क डिफरेंस, जो ये ह्यूज डिफरेंस है दोनों पेरेंट्स के बीच में इन पेरेंटिंग, हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ फैमिली सपोर्ट ऑन अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट कितना मैटर करता है, ये दोनों ही स्टोरीज हमें ये बताती है। तो दोनों के आपने पैराग्राफ लिख दिए, लेकिन लास्ट में एक जैसे हम एनालिटिकल में लिखते हैं इन अ नटशेल, इसी तरह से यहाँ पे भी आपको एक कंक्लूडिंग लाइन लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay, Madame Forestier writes a diary entry after having met Matilda after so many years, knowing the truth and seeing the transformation in her friend. Now write a diary entry as Madame Forestier about your encounter and how did you feel. अब आप बाद में बहुत आपको सच्चाई पता चलती है, मैडम फॉरेस्टियर को आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है क्योंकि अब आप मटिल्डा से मिली हैं बहुत सालों बाद और आपको सच्चाई पता चली है, एंड सीइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन हर फ्रेंड। ठीक है, तो अब आप इसके लिए कैसे लिखेंगे, डियर डायरी, डेट लिख दीजिए, फॉर्मेट सेम रहेगा। टुडे एन एनकाउंटर फ्रॉम द पास्ट लेफ्ट मी शेकन, आज मुझे मेरे अतीत से, मेरे पास्ट से मिलना हुआ, एनकाउंटर हुआ तो मैं हिल गई, एंड फिल्ड विद रिमोर्स, और रिमोर्स मीन्स सैडनेस। ठीक है, आई मेट मटिल्डा लॉइजल आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हर, मैं तो उसको पहचान ही नहीं पाई। क्यों? The once beautiful and charming women I know had transformed into a weary, aged figure, जिसको मैं जानती थी कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और चार्मिंग लेडी है, आज वो एक ना सुंदर लगने वाली, ऐसे ही बहुत ज्यादा एज वाली, बियरिंग द वेट ऑफ हार्डशिप्स, मुश्किलों का बर्डन उसके ऊपर कितना है, आई कुड नेवर हैव इमेजिन्ड, ऐसी लेडी लग रही थी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे बन जाए, उसके इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। At first, I hesitated, struggling to recall her, but as she spoke, the truth unfolded. लेकिन जैसे जैसे वो बोलती गई, सच्चाई खुलती गई। A truth that sent shivers down my spine. Shivers down my spine का मतलब होता है कि मैं कितनी ज्यादा शॉक हो गई थी, मतलब I totally freezed. I was totally freezed, इतना मुझे शॉक लगा। और वो क्या था? Matilda confessed that the necklace she had borrowed from me all those years ago was not real. कि जो उसने मुझसे बोरो किया था वो तो रियल था ही नहीं। She and her husband had suffered for a decade repaying a massive debt. जो वो और उसके हस्बैंड ने इतने साल उसको पे करने के लिए इतना मैसिव डेट जो है उधार भी लिया, इतनी मुश्किलों से भी गुजरे, टू रिप्लेस अ मेयर इमिटेशन। ठीक है, सिर्फ एक उसके अच्छे के लिए, उसको कॉपी करने के लिए उसने ऐसा किया। Now 10 years of toil, इतनी परेशानी, टेंशंस, 10 साल की स्ट्रगल एंड लॉस्ट हैप्पीनेस, ऑल फॉर नथिंग। ये सब उसने इतना झेला, वो भी किस चीज के लिए? कुछ भी तो नहीं मिला उसके बाद। Now guilt washed over me, मेरे तो ऊपर से पूरा गिल्ट से भर गई मैं। Had I been more forthcoming about its value back then, I could have spared her this agony. But how could I have known? My heart aches for her. मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मुझे पता ही कैसे चलता, मुझे पता नहीं चलता। For the life she could have lived, कि इससे अच्छी लाइफ वो जी सकती थी। Had fate or a simple revelation not played such a cruel trick. राइट, तो अगर मुझे पता चलता मैं उसको ये लाइफ ना जीने देती और इससे बेटर हो पाता कुछ। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम, काश मैं टाइम को पीछे कर पाती एंड अनडू हर सफरिंग्स, और काश वो मैं उसको टाइम को जब पीछे कर देती तो उसकी सफरिंग्स ही ना होती। बट वॉट इज डन कैन नॉट बी चेंज। All I can do now is mourn for a friend who lost her youth, beauty and peace over an illusion of wealth. एक बस दिखावा, वेल्थ के दिखावे के लिए जो उसने इतनी सफरिंग्स ली है, उसके ऊपर मैं सिर्फ मौन कर सकती हूँ, दुख मना सकती हूँ, क्योंकि अब टाइम पीछे मैं नहीं कर सकती, एंड और अब तो मैं उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सकती। टाइम हैज गॉन नाउ। ठीक है, ये डायरी एंट्री थी। अब आते हैं नेक्स्ट। ऑल पीपल हैव द राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम। जस्ट बिकॉज पीपल बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजन or race doesn't mean that they should be treated indifferently. Just because वो एक अलग रिलीजन या रेस से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ आपको ट्रीटमेंट अलग करना चाहिए। Prepare a set of dialogues between Anne Frank and Nelson Mandela based on from the diary of Anne Frank and Nelson Mandela। इन दोनों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि इसमें फ्रीडम, स्ट्रगल, डिस्क्रिमिनेशन, इसके ऊपर बात की गई है, सो थीम कॉमन है। Right now, Anne Frank says, Mr. Mandela, you fought against apartheid. but आप इसमें, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन है तो आप इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, बट ये मैंने एक इसलिए दे दिया क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है, आपको एक आइडिया होता है, तो उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, वरना बहुत टाइम लग जाए आपको कॉन्वर्सेशन को फ्रेम करने में। तो मिस एनी फ्रैंक सेज, मिस्टर मंडेला, यू फॉट अगेंस्ट apartheid just as my people suffer discrimination for being Jews.
राइट? डू यू थिंक द वर्ल्ड हैज चेंज्ड? क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन था. नेल्सन मंडेला सेज, एनी योर डायरी शोड द पेन ऑफ इनजस्टिस, चेंज इज पॉसिबल बट ट्रू फ्रीडम, चेंज पॉसिबल है लेकिन जो ट्रू फ्रीडम है comes when hearts and minds accept equality. Now, Annie Frank says, even in hiding, I believed in people's goodness. मैं छिपी हुई थी लेकिन फिर भी मुझे लोगों की अच्छाई दिख रही थी, मैं उसमें विश्वास रखती थी. But why does prejudice still exist? लेकिन फिर भी prejudice क्यों अभी भी exist करता है? Nelson Mandela, no one is born hating another person. They can be taught to love. ये lines हमने chapter से ही ली हैं, right? Now, education can replace hatred with understanding. एजुकेशन ही एक वो मात्र एक ऐसा ऑप्शन है जो इस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकता है, इक्वालिटी को ला सकता है. And he says, I wish I had lived to see a world where everyone is treated equally. But if my words inspire change, my sufferings wasn't in vain. अगर मेरे वर्ड से कुछ चेंज हो सकता है तो शायद मैंने जो सफर किया है वो बेकार नहीं जाएगा, वो इन वेन नहीं जाएगा. So Nelson says, your words give hope, Annie. आपके वर्ड्स बहुत इंस्पायर करते हैं, आशा देते हैं, होप देते हैं. Together we dream of a world where race and religion never divide people. हम एक ऐसा दुनिया देख रहे हैं, ऐसी दुनिया की आशा रखते हैं जहाँ पे रेस, रिलीजन, इनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वर्ल्ड को डिवाइड नहीं किया जाएगा, लोगों को बांटा नहीं जाएगा, where equality and freedom truly belongs to all. ठीक है, आप प्लीज ध्यान रखना, अगर कॉन्वर्जेशंस भी बना रहे हो तो थीम को मिस मत करना, उसी थीम के बेस पे जाना है हमेशा. ठीक है, सो अगर एनी और नेल्सन डिस्कस भी कर रहे हैं तो फ्रीडम को डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए. सो इमेजिन yourself to be the narrator of Mitchell the otter. A friend of yours is confused about whether to adopt an otter as a pet or not and has asked for your advice. अब Mitchell द ऑटर के आप उनके जो ऑथर हैं उनके फ्रेंड हैं. अब उन्हें जो है एक पेट लेना है, तो वो ऑटर को रख ले या ना रख ले. आप अभी तक ऑटर रख चुके हैं क्योंकि आप ऑथर हैं उस चैप्टर के, तो आपको पता है कि ऑटर रखना मीन्स क्या है, उसको डोमेस्टिकेट करना, एज अ पेट रखने का मतलब क्या है. तो आपको उनको एडवाइस करना है एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू राइट अ लेटर टू हिम. ठीक है, सो लेटर का इनफॉर्मल फ्रेंड को लिखना है. सो योर एड्रेस डेट, डियर फ्रेंड, I was delighted to hear about your interest in adopting an otter as a pet. Having lived with Mitchell, अब जब से मैंने Mitchell के साथ रहना शुरू किया है, I can tell you that while otters are fascinating and intelligent creatures, keeping one as a pet is not easy. हालांकि ये इंटेलिजेंट है. फिर देख लो आपने ऑटर को के जो ये जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं आपने चैप्टर से उठा लिए हैं. सो वो एक इंटेलिजेंट पेट है और वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, लेकिन आसान नहीं है उसको डोमेस्टिकेट करना. Right? Mitchell was playful and full of energy, but he needed constant care and attention. Otters require a lot of space to swim and explore, which makes it difficult to keep them in a homely environment. बहुत homely environment में रखना उन्हें मुश्किल हो जाता है. They are not like dogs or cats. They have unique needs, including a proper diet and water habitat. उनको पानी वाली जगह चाहिए, वो मार्शी लैंड्स में रहना जानते हैं. So traveling with Mitchell was challenging as well. फिर से चैप्टर से अब हम ले रहे हैं. He was mischievous, often causing trouble like tearing up the bathroom or the slipping out of his leash. Although he brought me great joy. उसको रखना मुश्किल है, लेकिन as a friend, as a pet, he is truly fascinating. उसके साथ रहना बहुत joyous है. He brings joy to me. ठीक है? I realized that wild animals are happiest in their natural surroundings. Now, I would advise you to think carefully before making this decision. If you truly love otters, perhaps supporting their conservation would be a better way to help them. Your friend, best regards. Right? So, उनको हमें उनके natural habitat में रखना ज़्यादा better है. ठीक है? हाँ, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप उसको रख सकते हैं. Next question, just as love for outer appearance is not true love. बाहर की जो आपकी सुंदरता है उसको ही देखना, उसको समझना is not true love.
राइट? लव फॉर द सेक ऑफ मनी इज नॉट ट्रू लव ईदर. अब सिर्फ पैसे के लिए लव दिखाना वो भी ट्रू लव नहीं है. आई होप आप अब तक समझ गए होंगे दोनों स्टेटमेंट्स किसकी थीम पे जा रहे हैं. Comment on the basis of play, the proposal and the poem, the Annie Gregory. ठीक है? So outer appearance is not true love is Annie, and the money is not true love is the proposal. ठीक है? Now चलिए different references from both the texts आपको बनाना है. So in both the proposal by Anton Chekhov and for Annie Gregory and by W.B. Yeats, love based on superficial reasons. सिर्फ जो ये love है वो superficial reasons की वजह से जो truly में exist नहीं करता है, whether appearance or wealth is shown to be insincere and flawed. उसमें कुछ problems हैं या insincere दिखाया है. In the proposal, Lomov seeks to marry Natalia not out of deep affection but for practical benefits like land ownership. ठीक है? So land ownership की basis की वजह से ये proposal बना पूरा. Now their constant arguments over trivial matters, छोटे छोटे फालतू की बातों के ऊपर जो उनके discussions हैं, such as the ownership of oxen meadows and the superiority of their dogs, कि तेरा dog अच्छा है या मेरा dog अच्छा है या oxen meadows तेरे हैं या मेरे हैं. So ये जो trivial discussions थे और discussions on the trivial matters, ये बहुत problematic थे. They were highlighting how their relationships lack true emotional connection. Now this satirical portrayal of marriage, it shows how materialistic motives overshadow genuine love. यही जो discussions है ना, यही दिखाता है कि genuine love है, जो सच्चा प्यार है, उसके ऊपर ये जो materialistic possessions हैं, ये कितने हावी हैं. ठीक है? They were more concerned for their materialistic things rather than the true love. Right? Now similarly, and for Annie Gregory, the speaker states that men love Annie for her external beauty, particularly जो उसके honey colored जो बाल हैं, rather than for her who she truly is. उसके बालों के लिए वजह से जो है वो love करते हैं, उसके inner self, inner जो qualities हैं वो नहीं कहीं भी prioritize की जा रही हैं. Right? The poem suggests that only God can love someone for their inner self, reinforcing the idea that true love transcends physical attraction. सिर्फ भगवान है जो आपको आप जैसे भी हैं वैसे ही उसके लिए प्यार कर रहे हैं, rather किसी और चीज के लिए नहीं. Right? But both texts emphasize that love driven by wealth or appearance is shallow and cannot lead to true happiness. Next question in the chapter. His first flight में आपको सीगल की मदर का नहीं मैं आपको डिस्कस कर रही थी, and in the poem अमांडा थी मदर. Now both the mothers try to help their children but with different approaches. Compare and contrast the approaches of both the parents. Right? So in the first flight by Leon O'Flaherty and Amanda by Robin Klein, both mothers aim to guide their children. दोनों ही mothers अपने बच्चों के betterment चाहती हैं, उनको guide कर रही हैं, but their approaches differ significantly. दोनों का जो तरीका है वो बहुत अलग है. The seagull's mother in his first flight uses an encouraging yet strategic method to help her son overcome his fear of flying. So seagull वाले chapter में वो क्या कर रही है, वो एक strategy बना के फिर अपने son को सिखाना चाह रही है कि वो जो है flying सीख ले और इस डर को अपने अंदर से निकाल दे. She tempts him with food, leading him to take the leap unknowingly. भूखा इतना कर दिया कि भूख की वजह से वो unknowingly वो leap ले ले, वो अपना first flight ले ले. Her approach is indirect but बहुत effective है, as it ultimately gives the young seagull confidence and independence. Next, on the other hand, जो अमांडा की mother है in the poem Amanda, she adopts a more authoritative and critical approach. वो उसको बार बार डांटती रहती हैं. She constantly scolds Amanda for her posture, habits and behavior, imposing societal expectations on her. Now Amanda feels suffocated and retreats into an imaginary world to escape her mother's nagging. वो एक imaginary world में चली जाती है क्योंकि उसकी जो mother है वो उसको constantly nag कर रही है, बार बार रोक टोक लगा रही है. While both mothers intend to help their children grow, दोनों mothers चाहती हैं कि उनके बच्चे grow करें. The seagull's mother fosters independence through encouragement, whereas Amanda's mother enforces discipline, leaving Amanda feeling restricted and longing for freedom.
अमांडा की मदर चाहती थी कि वो एक अच्छी डिसिप्लिन इंसान बने, लेकिन उनकी कांस्टेंट नैगिंग की वजह से जो अमांडा है वो अपनी फ्रीडम के लिए कॉन्स्टेंटली यर्न कर रही है कि मुझे इससे फ्रीडम चाहिए. Next question for Annie Gregory and the Sermon at Banaras now. Annie Gregory or Sermon at Banaras deal with the idea that external beauty is subject to decay. Now examine the similarities in both the texts. जब ये क्वेश्चन आया तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम इन दोनों में तो कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, हम क्या लिखें. ठीक है, देखो अब क्या करना है. बोथ फॉर एनी ग्रेगरी बाय W.B. Yeats and the Sermon at Banaras by Gautam Buddha explore the idea that external beauty is temporary and insignificant compared to inner qualities. उसका कोई वजूद ही नहीं है अगर हम अपनी inner qualities को compare करें तो. For Annie Gregory, the speaker tells Annie that men admire her for her honey-colored hair rather than for who she truly is. The poem suggests that physical beauty is fleeting and cannot be foundation of true love. Right? Only the God the speaker claims can love beyond appearance, emphasizing the impermanence of outer beauty. ये outer beauty की कोई permanent होती ही नहीं है, it keeps on changing. लेकिन inner qualities की है जिसके ऊपर आप true love कर सकते हो, और वो सिर्फ भगवान है, God है जो ऐसा कर सकते हैं. Similarly, in the Sermon at Banaras, Buddha teaches that human life like physical beauty is impermanent. जैसे physical beauty impermanent है, वैसे ही human की जो life है वो भी impermanent है. Right? Now he explains that suffering arises from attachments. Sufferings attachment से ही arise होती है, including attachment to youth and beauty. ठीक है, यहाँ पे आपकी बॉल पोएम का भी बन रहा है बिकॉज आपकी अटैचमेंट है वहां से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग्स थे. ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान में रखना. इंक्लूडिंग अटैचमेंट टू यूथ एंड ब्यूटी विच इनएविटेबली फेड, टाइम के साथ साथ फेड होती है. नाउ थ्रू द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी ही highlights that everything in life including the physical form is transient. ये सिर्फ एक फेज होता है, उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ढलता है. Right? Both texts convey that true value lies not in external beauty, rather in deeper qualities such as wisdom. वो deeper qualities क्या है, etc. मत लिखना, please याद कर लो. Wisdom, virtue and selflessness which remains unaffected by time. वो transient नहीं है, वो change नहीं होती है. Wisdom आपका उल्टा बढ़ता है. ठीक है, virtues, selflessness, ये सब जो है unaffected है time के through. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथ हरी सिंह जो कि थीफ स्टोरी में है एंड हॉरेस डेनबी जो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है, उससे है दे ट्राई टू जस्टिफाई देयर क्रिमिनल्स एक्ट्स ऑफ स्टीलिंग. ठीक है, तो हमने सबसे पहले किया अमांडा और इसका नेल्सन मंडेला का सॉरी एनी फ्रैंक और नेल्सन मंडेला, तो वो फ्रीडम, जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन के पर था. फिर मदर्स आई, भोली और एब्राइट आए, सीगल और उनके साथ आए, तो ये सब आपकी मदर्स पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर आया. ठीक है, अब एक ये जो नया आया है ये चोरी के ऊपर है सारा. ठीक है, एथिक्स में. सो हरी सिंह एक चोर हैं और उधर हॉरेस डेनबी आपके हैं एंड दे ट्राई टू जस्टिफाई देयर क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ स्टीलिंग कि ये ठीक है करना. व्हाई? So both Hari Singh from the Thief Story by Ruskin Bond and Horace Denby from A Question of Trust by Victor Canning justify their acts of stealing, though for different reasons. ये लोग different reasons के लिए justify कर रहे हैं कि चोरी करना ठीक है. So हरी सिंह कहता है अगर मैंने नहीं चुराया तो अनिल किसी और को दे देगा या पार्टी में उड़ा देगा. Horace Denby कहते हैं कि there is honor amongst thieves. So वो भी अपने आप को justify करते हैं क्योंकि उन्हें बुक्स लेनी है. ठीक है, तो इतने उसमें छोटी मोटी चोरी करके साल में एक ही तो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो भी एक अच्छे कॉज के लिए. सो डिफरेंट रीजंस से ये लोग अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं. Now Hari Singh, a young thief, convinces himself that robbing Anil is necessary for survival. He believes stealing his only means of livelihood, yet he also desires education and self-improvement. When he untimely returns Anil's money, it shows his inner conflict. He realizes that trust and kindness are more valuable than theft. So trust, kindness, education, learning, self-improvement ये ज्यादा important है और इसीलिए जो उसके अंदर वो लड़ाई चल रही थी उसमें उसने इनको चुना और ना कि theft को चुना. Now Horace Denby on the other hand sees himself as an honest man who steals only to buy rare books.
Now he justifies his actions by considering them harmless as he targets wealthy people who can afford the loss. However, his misplaced confidence leads to his downfall when he is tricked by another thief. वो another thief कौन थी? The lady in red. Right? So both characters rationalize their crimes, but while Harry redeems himself, Horace faces the consequences of his misplaced trust. वो जो misplaced trust उसके consequences क्या हुए कि उसी को जेल में जाना पड़ा. Providing that dishonesty untimely ultimately leads to failure. So आपको आपका reason कुछ भी हो, but then that cannot be convinced या आप उसको justify नहीं कर सकते, वो failure है ही है, चाहे उसका पर्पस कितना भी अच्छा हो. Next question, our attitude towards a circumstances evokes different responses, either positive or negative. तो कोई भी circumstances हो, हमारे जो reactions होते हैं वो या तो positive होते हैं या negative होते हैं. Now with reference to the poem Dust of Snow, bring out the importance of right attitude in life. Right attitude होना life में कितना जरूरी है, and also analyze how Midgeville, the author, responds to its changing circumstances in life. So Dust of Snow or Midgeville the author. ठीक है. So in the poem Dust of Snow, the speaker's attitude towards a gloomy day changes after the snowflakes fall on him. तो उसका पूरा दिन खराब जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा एक वो snowflakes जो गिरे उसकी वजह से उसका मूड का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. ठीक है. Half of the day was saved. It was not rude, thanks to this crow then. So this small incident shifts his mood from negative to positive, demonstrating how a change in attitude can bring a significant improvement in one's outlook on life. The poem suggests that even the smallest positive event, if viewed with the right mindset, can have a profound impact on one's day. कितना important है कि एक छोटी सी चीज उसका पूरा दिन बचा सकती है. In Midgeville, the author, Midgeville initially struggles with his new circumstances when he is brought to a different environment. However, he adapts to the change with curiosity and playfulness, reflecting the importance of embracing change with an open mind. Open mind से जो ये changes हैं उनको embrace करना कितना जरूरी है, right? His response to his shifting circumstances teaches us that a positive attitude and adaptability helps us grow and thrive in new situations. वो first day जाके थोड़ा सा sad था, sad नहीं कहेंगे, he was not comfortable because he was not knowing, तो वो एक अलग से जाके बैठा हुआ था लोन में. लेकिन अगले दिन क्या हुआ, he came onto the author's bed. ठीक है. तो उसने क्या किया, he adjusted himself, he was positive, he adjusted himself to the changing environment. Now, both works emphasize the power of perspective in shaping our experiences. दोनों ही हमें हमारे experiences को shape करने में help करते हैं, हमारा perspective build करने में help करते हैं. Next question, the Buddha wanted humans to have fortitude to go through life and death alike. He preached equilibrium of mind and heart in the face of the inevitability of death. ठीक है. डेथ की कंडीशन में भी अपने आप को में एक संयम बना के रखना, माइंड और हार्ट का इक्विलिब्रियम, एक स्टेचर बना के रखना, वो बहुत जरूरी होता है. सो नेल्सन मंडेला could also see the goodness in the exploiter and wanted him to be liberated to just like he wished the oppressed to be free. वही नेल्सन मंडेला क्या कहते थे, ऑप्रेसर और ऑप्रेसी दोनों को फ्री करना जरूरी है. समझाया था मैंने. ठीक है. Now what made both the Buddha and Nelson Mandela think alike? ये दोनों को एक जैसा सी कैसे, तो उसके ऊपर हमें कमेंट करना है. Now both the Buddha and Nelson Mandela demonstrated a deep understanding of human suffering and the need for inner peace. शांति नहीं मिलेगी ऑप्रेसर ऑप्रेसी दोनों को. ठीक है. And compassion. The Buddha in the sermon at Banaras taught that suffering is a natural part of life and one must develop fortitude to face both life and death with a calm and balanced mind. Right? His teachings emphasize the importance of detachment from material desires and the cultivation of compassion and mindfulness. Now, similarly, Nelson Mandela, जो Long Walk of Freedom, हमारे चैप्टर का नाम लिख देना प्लीज. ठीक है. Believed in the power of forgiveness and reconciliation. फॉरगिव करके रिकंसिलिएशन में उनको ज्यादा बिलीफ है. आगे बढ़ो, फॉरगिव करके दिमाग में सोचना नहीं है. इवन टुवर्ड्स दोज हु ऑप्रेस्ड हिम एंड हिज पीपल.
उनकी तरफ भी नहीं, वाइट्स की तरफ भी नहीं उनका कोई एनिमिटी है उनके दिमाग में जिन्होंने उनको ऑप्रेस किया है, नहीं, उनके लिए भी नहीं. ही सॉ गुडनेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर एंड बिलीव दैट ऑप्रेसर को भी उससे लिबरेट करना है जो हेट्रेड उसके दिल में है, एंड बिलीव दैट लिबरेशन should extend to all, not just the oppressed. But the Buddha and Mandela shared a profound belief in the transformative power of compassion, equanimity, and the need for personal and collective liberation, teaching that true freedom comes from within and extends to all. True freedom हमारे दिल से आती है और तब जाके सबके पास आते हैं, सबको वो मिलती है. ठीक है. So equality, freedom, these all they come from the within our hearts. Next question, discuss the theme of empowerment and self discovery in the story of Bholi. Education की वजह से उसके अंदर जो changes आया, जो transformation आया, how does the narrative highlight the importance of education and personal growth in overcoming social and economic challenges? Now, in the story Bholi, the theme of empowerment and self-discovery is intricately woven into Bholi's transformation from a timid, socially neglected girl to a confident. तो आपने पहले उसकी early stage बताई कि वो कैसी थी और उसके बाद उसके अंदर क्या transformation आया. She transformed into a confident and a self-reliant woman. Right? Born with a speech impediment and considered unattractive because of her scars, Bholi was treated with disdain by her family and society. कोई भी उसे like नहीं करता था, even her own parents. ना? They also behaved indifferent with her. However, education becomes the catalyst for her empowerment. With the encouragement of a teacher, Bholi starts to gain confidence and begins to speak and express herself more freely. So ये सब जो changes आ रहे थे सिर्फ education की वजह से आ रहे थे जो उसके teacher ने उसको impart किया था. Through her journey, the narrative highlights that how education empowers individuals, helping them overcome the personal and societal limitations. The story also underscores the importance of personal growth. Bholi's decision to reject the marriage proposal arranged by her parents despite their pressure reflects her newfound self-worth and the strength that education has instilled in her. ठीक है, ये सब दिख रहा था कि आज वो अपने लिए स्टैंड कर पा रही है, ले पा रही है, वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से था. By asserting her rights, she breaks free from the shackles of societal norms. कि इससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा, ज्यादा पढ़ लेंगी तो कोई शादी करेगी. ये जो societal norms थे, उसने उन shackles को, उन बेड़ियों को भी तोड़ दिया था. Right? And economic challenges, demonstrating that true empowerment comes from knowledge, self-awareness, and the courage to make independent decisions. ये सिर्फ education से आता है. Right? Okay, next question. Describe the characters of James Herriot in the story A Triumph of Surgery. What are his strengths and weaknesses as a veterinarian and how does he demonstrate his professional and compassion throughout the narration? ठीक है, ये important question बन रहा था. हालांकि इसमें कोई क्रॉस थीम नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि वो उन बेसिकली क्या कहते हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट का एक कैरेक्टर स्केच देना है. Right? So in The Triumph of Surgery, James Herriot is portrayed as a skilled and compassionate veterinarian who cares deeply for his patients, both animals और उनके जो owners हैं उनके. So he was equally considerate for जो इनकी lady है मिसेस पम्फ्री, उनके लिए भी he was equally considerate. तो उसका भी ख्याल रखना था ना, उसका दिल नहीं तोड़ना था. जब भी वो उनके उसके लिए सामान भेजती थी तो वो उसको मना नहीं करते थे, रादर खुद खा जाते थे. ठीक है. So his strength as a veterinarian is his lie in his extensive knowledge, professionalism, and genuine love for animals. Now Herriot's calm and collective demeanor combined with his quick thinking helps him navigate the various challenges in his practice. For instance, when he treats Tricky Woo, the obese dog of Mrs. Pumphrey, Herriot demonstrates his expertise by recognizing the need for a change in diet and exercise. उन्हें समझ में आ गया था कि कोई भी सर्जरी की ऐसा जरूरत नहीं है, जरूरत है डाइट में और एक्सरसाइजेस में चेंजेस करने की, उसकी द वे ही इज लिविंग उसमें चेंजेस करने की जरूरत है.
His compassion is evident throughout the narrative, especially when he is willing to go to the extra mile to ensure animals' well-being. Extra mile एक अलग ही step उठाने के लिए वो तैयार है. He is not just a doctor, but someone who builds rapport with both pets and their owners, providing the emotional support and reassurance. राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रिकी और मिस्टर हैरियट के बारे में. ये मैंने कुछ आपको जो बहुत ज्यादा मुझे इस बार सुनने में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो सब मैंने आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देना चाहा, जिससे आपको बार बार सोचना ना पड़े, आपको एक आइडिया लगे कि कैसे एक ही थीम के ऊपर सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. वैसे जो मैंने आपके जो लाइव सेशंस ले रही थी उसमें भी मैंने काफी जो इंपॉर्टेंट PYQs थे जो आ चुके हैं वो कवर किए हैं, बट ये एक टोटल कोलैबोरेशन था सारे क्रॉस थीम क्वेश्चंस का जो बन रहे हैं. और भी बन सकते हैं, बट मेरा आइडिया था आपको ये बताने का कि इन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है. राइट अगर कोई और क्वेश्चन आपको मिलता है कमेंट सेक्शन में आप उसको डाल देना. ठीक है, थैंक यू.